हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रतिदिन की तरह आज भी हम एग्रीकल्चर के नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप यह हमारा वीडियो देख करके अवश्य लाभ उठाएंगे और जो भी समस्या होगी आप कमेंट्स करते जाइएगा, तो हमारा मनोबल और बढ़ता है और लगता है कि आप लोगों को आवश्यकता है, ये हमें पता चलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर से संबंधित भू सर्वेक्षण। तो बच्चों, भू सर्वेक्षण में जो जो यंत्रों का उपयोग होता है उनके बारे में और भू सर्वेक्षण की परिभाषा, सर्वेक्षण करना क्यों आवश्यक है, ये हम बताने जा रहे हैं। तो इसे ध्यान से सुनिएगा और पेन कापी लेकर के आप इसे नोट करते रहिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भू सर्वेक्षण यानी लैंड सर्वेइंग। तो लैंड सर्वेइंग के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो भू सर्वेक्षण वह कला है। भू सर्वेक्षण क्या है? भू सर्वेक्षण वह कला है जिसमें धरातल की प्रत्येक प्रकार की स्थिति को, जो प्राकृतिक स्थिति है या जो भी हमने अपने से उसको बनाया है, घर बनाया है और जो भी चीजें हमारे जमीन पर उपलब्ध है, उस सभी को चित्रित करना या प्रदर्शित किया जाता है ताकि किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर भूमि की जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये बात समझ में आई होगी। भू सर्वेक्षण एक कला है जिसके द्वारा हम किसी भी समय किसी भी स्थान पर जो है उस भूमि की स्थिति पता कर सकते हैं। उसको कागजों पर चित्रित किया जाता है जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस भूमि पर क्या है, क्या क्या चीजें स्थित है और कौन सी कृत्रिम रूप से भवन है, बिल्डिंग है या जो भी चीजें हैं और नेचुरल चीजें उपस्थित है। उस पेड़ पौधे, जो भी सारी चीजें, उस भूमि का ढाल, ये सब सारा उसमें प्रदर्शित होता है। तो अब आगे की ओर हम चलें कि ये सर्वेक्षण आखिर हम क्यों कर रहे हैं। सर्वेक्षण क्यों कर रहे हैं? तो सर्वेक्षण इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमको एक तो भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। क्या हो जाता है? तो हम इसको ये कहें कि इस टॉपिक के अंतर्गत सर्वेक्षण के क्या लाभ है, सर्वेक्षण के क्या लाभ है या सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य है या सर्वेक्षण का क्या महत्व है या सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहली बात कि आपसी झगड़ों से निपटारा मिलता है हमको। दूसरी बात, खेतों को अनुकूल हम बना सकते हैं जिसके लिए वो उपयोग करना चाहते हैं, जिस उपयोग के लिए लेना चाहते हैं। सीमाएं निर्धारित होती है, एक खेत से दूसरे खेत या एक जगह से दूसरी जगह की। फिर विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल निर्धारित होता है कि किस फसल का क्षेत्रफल हम कितना रखें, ये भी हमको पता चलता है अपनी भूमि के बारे में। फिर कृषि में जो लागत है, किस क्षेत्र में कितनी लागत लगेगी और उससे कितना लाभ या हानि होगी, इसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये भी जानकारी हम लोगों को मिल जाती है, इसलिए भू सर्वेक्षण किया जाता है। यहाँ तक भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर आगे चलें कि भू सर्वेक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम भू सर्वेक्षण करते हैं। तो भू सर्वेक्षण की वैसे तो चार पांच विधियां हैं, लेकिन पांच विधियां मुख्य रूप से। लेकिन हम जो है भू सर्वेक्षण जो करते हैं वो जरीब सर्वेक्षण के द्वारा करते हैं। फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भू सर्वेक्षण की विधियां, मेथड ऑफ सॉइल सर्वे या लैंड सर्वेइंग या सर्वेइंग। एक तो जरीब के द्वारा करते हैं, जरीब सर्वेक्षण। दूसरा प्लेन टेबल सर्वेक्षण, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण, फोटोग्राफिक सर्वेक्षण और हवाई सर्वेक्षण। कितने हुए? पांच हो गए। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो सर्वेक्षण है ये किस किस से हम करते हैं। तो पहला हो गया प्लेन टेबल सर्वेक्षण। कौन सा टेबल? प्लेन टेबल सर्वेक्षण। तो ये प्लेन टेबल सर्वेक्षण जो है, इसमें सर्वेक्षण का कार्य और इसमें जो भी प्लान बनाना है हमको, उसकी रचना के प्लान की रचना के साथ साथ जो है एक साथ होता है दोनों काम। इसमें क्षेत्र पुस्तिका तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है
और इससे सर्वेक्षण जो है वो शीघ्र होता है। यदि कोई बात हम भूलवश से भूल गए, कोई कारण से भूल गए या छूट गई, तो उसको तुरंत हमको ज्ञात हो जाती है कि कौन सी बात इसमें छूटी हुई है। फिर आगे देखें, ये जो है प्लेन टेबल सर्वेक्षण का, ये हम एक डायग्राम लेकर के आए हैं। तो ये है प्लेन टेबल। ये क्या है? ये प्लेन टेबल है। तो इसको हम लेकर के खेत में जाते हैं जिसका सर्वेक्षण करना है, और इस पर दोनों बातें, जैसा कि हमने बताया कि प्लेन टेबल में जो है सर्वेक्षण का कार्य और प्लान एक साथ होता है, फील्ड बुक की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अंकित हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे बनाए गए वीडियो का लाभ लेते होंगे और अवश्य देखते होंगे। फिर आए दूसरा, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण। प्रिज्मेटिक कंपास जानते हो? तो यह है प्रिज्मेटिक कंपास, जिसके बारे में हम ये बता रहे हैं, ये है प्रिज्मेटिक कंपास। तो ये प्रिज्मेटिक कंपास है, इसके द्वारा हम जो है सबसे पहले दो बिंदुओं की जो मध्य की दूरी है, जरीब के द्वारा नापते हैं, जरीब या फीते के द्वारा, तथा उन बिंदुओं को मिलाने वाली जो सरल रेखा है, चूंकि दिक्मान को प्रिज्मिक कंपास की सहायता से ज्ञात करते हैं कि उसकी दूरी कितनी है। पहले तो फीता या जरीब के द्वारा नापते हैं, उसके बाद में उसको हम, क्योंकि दिशा सूचक जो होता है, फिर हम उसकी दूरी कितनी है ये ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है, ये प्रिज्मेटिक कंपास का डायग्राम है। इसको चलाने के लिए थोड़ी सी टेक्निक की आवश्यकता होती है, हालांकि अभी आप लोगों को उसके टेक्निक के बारे में नहीं सीखना है। फिर आगे चले हम कि फोटोग्राफिक सर्वेक्षण क्या है। फोटोग्राफिक सर्वेक्षण क्या है? तो फोटोग्राफिक सर्वेक्षण के बारे में हम बताएं कि फोटो खींच करके, ये फोटो के द्वारा सर्वेक्षण जो किया जाता है उसको हम फोटोग्राफिक सर्वेक्षण कहते हैं, तस्वीरों के द्वारा कुल मिलाकर के, कि यह तस्वीरों की सहायता से किसी क्षेत्र या वातावरण वस्तु का मानचित्र तथा त्रिआयामी मॉडल बना करके, उसका चित्र बनाकर मॉडल बना करके तैयार किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। यह एक जो है वैज्ञानिक विधि है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हवाई सर्वेक्षण। तो हवाई सर्वेक्षण में क्या होता है कि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के द्वारा होता है। और इसमें आप देखेंगे कि ये हवाई सर्वेक्षण जो है, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से जमीन की तस्वीर ली जाती है और नक्शे पर जो है ये इसको प्रदर्शित की जाती है, इसका अनुमान लगाया जाता है। जैसे मान लो प्राकृतिक आपदाएं हो जाए, या कौन कौन से प्राणी किस जंगल में निवास करते हैं, तो वो ऊपर से ही हेलीकॉप्टर से इसका जायजा लिया जाता है। कहीं आग लगी किसी क्षेत्र में, आपदा हो गई, इसका आकलन किसके द्वारा करते हैं? हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जाता है। यही कहलाता है हवाई सर्वेक्षण, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये जो है हवाई जहाज के द्वारा ये पूरे जो है जंगल का क्षेत्र मतलब देखा जाता है कि कौन कौन से दिक्कत आ रही है उस जगह में और क्या होना चाहिए। तो ये आप उसका आकलन कर सकते हो कि कौन से वन्य प्राणी किस जगह में पाए जा रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। हम फिर से रिपीट कर दें, ये जो हम सर्वेक्षण जो करते हैं, उन यंत्रों के कौन कौन से नाम है। एक तो जरीब सर्वेक्षण, जिसके बारे में अभी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका, जरीब सर्वेक्षण। दूसरा प्लेन टेबल, प्लेन टेबल हमने बता ही दिया है आप लोगों को। फिर है नेक्स्ट प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण, ये प्रिज्मेटिक कंपास है। फिर नेक्स्ट है फोटोग्राफिक सर्वेक्षण, जिसको फोटोग्राफ लेकर के उसका सर्वेक्षण करते हैं, अनुमान लगाते हैं। फिर है हवाई सर्वेक्षण, तो ये हवाई जहाज के द्वारा होता है। अब जो विस्तृत अध्ययन हम करेंगे वो करेंगे कि जरीब सर्वेक्षण के बारे में, क्योंकि आप लोगों को जो है वो जरीब सर्वेक्षण के बारे में विस्तृत अध्ययन है। तो जरीब सर्वेक्षण में जो उपयोगी जो यंत्र है उसके बारे में हम देखें, तो जरीब सर्वेक्षण में जो उपयोगी यंत्रों के नाम, सबसे पहले तो जैसे नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है कि ये जरीब का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जरीब का। जरीब सर्वेक्षण में सबसे पहली बात तो यही है
कि जरीब या चैन कहलाती है, कि जरीब का उपयोग होगा। और जरीब 4 प्रकार की मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जरीब 4 प्रकार की होती है। फीता, फीता या टेप, जो टेप आप देखते हो लंबाई नापने के लिए। एरो या कील या सूजा या तीर, इतने नाम से जानते हैं इसको। एरो या कील या तीर या सूजा, इसके बारे सबके बारे में हम पढ़ेंगे। रेंजिंग रॉड या लक्ष्य दंड, फिर ऑप्टिकल स्क्वायर या चक्षु वर्ग बोलते हैं उसको। क्रॉस स्टाफ या गुनिया, दिशा सूचक सुई है। खूटियां या पेग, फिर क्षेत्र पुस्तिका या फील्ड बुक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी कि ये सर्वेक्षण के में उपयोगी यंत्रों के नाम हैं। अब यदि नेक्स्ट देखें, जो जरीब है, जरीब 4 प्रकार की होती है। इंजीनियरिंग जरीब, दूसरा अभियंता जरीब, पहला इंजीनियरिंग जरीब, अभियंता जरीब, तीसरी रेवेन्यू जरीब और चौथी मीटर जरीब। ठीक है, तो इसके बारे में यदि देखें हम जरीब के बारे में, तो जरीब कितने प्रकार की, तो सबसे पहली बात तो यही है कि जरीब 4 प्रकार की होती है। एक एक को हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिएगा। तो पहला हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग जरीब। इंजीनियरिंग या अभियंता जो है, इसकी कुल लंबाई जो है वो 100 फीट होती है। कड़ियों की संख्या 100 होती है। और एक कड़ी की लंबाई, जब लंबाई कुल 100 फीट, कड़ी 100, तो 100 में 100 का भाग देंगे तो प्रत्येक कड़ी की लंबाई निकल जाएगी 1 फीट। और इसका उपयोग जो है चौरस भूमि को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो प्लेन भूमि है उसको मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है गंटर जरीब। गंटर जरीब की जो लंबाई है 66 फीट होती है। कड़ियों की संख्या 100, और कड़ियों के लिंक कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, कड़ियों को क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। अब 66 में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.66 फीट आ जाएगा। या एक बात और पूछी जाती है आप लोगों में घंटा जरी के बारे में, इसकी लंबाई, एक कड़ी की जो लंबाई है कितनी होती है, तो 7.92 इंच होती है। ये भी बात है। फिर इसके कुछ फैक्ट हम ले आए हैं। इस फैक्ट के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो आविष्कार है, इसका लिखा है आविष्कार 17वीं शताब्दी में प्रोफेसर एडमंड गंटर ने किया था, इसलिए इनके नाम पर ये गंटर चेन रखा गया। और ये जो थे एडमंड गंटर, लंदन में जो है ग्रेसम कॉलेज है उसमें प्रोफेसर थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई किसने किया था। तो इसका आविष्कार एडमंड गंटर ने किया था, जो लंदन में ग्रेसम कॉलेज में प्रोफेसर थे। और एक और फैक्ट है कि प्रत्येक कड़ी में पीतल का टैग लगा होता है। अभी मैं इसको बताऊंगा। प्रत्येक कड़ी में जो है वो प्रत्येक 10 कड़ी में जो है, 10 कड़ी हुई उसमें एक पीतल का टैग, अगली 10 पर फिर, तो ऐसे मिला के कुल टैग की जो संख्या होती है, कितने टैग होते हैं, तो 9 टैग लगते हैं इसमें। कितने, 9 टैग लगते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सब जो कड़ियों से जुड़कर बनती है पूरी, ताकि इसको लाने ले जाने में आसानी हो। जैसे ऐसे गोल, ऐसे, तो एक दूसरे में ये रिंग फंसे हुए रहते हैं। एक दूसरे में क्या रहते हैं, ये रिंग फंसे होते हैं ऐसे। और यहाँ टेग होता है, ये मैं उसके बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ। लाने ले जाने की सुविधा हो, है ना। फिर लोहा या फौलाद की बनी होती है। कितने वायर गेज की होती है, 6 से 12 वायर गेज की बनी होती है। ये भी याद रखना है आप लोगों। और इसके साथ में जो है वो 10, प्रत्येक जो चैन के साथ में 10 एरो या तीर होता है। कितना एरो या तीर जो है वो 10 होता है। ठीक है, इसका उपयोग भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। फिर जो जरीब को आगे लेकर के जो चलेगा, जो है, ऐसे तो 8-10 लोग रहते हैं लोग, लेकिन इसमें मुख्य 3 लोगों की आवश्यकता होती है ना। कौन कौन से 3 लोग होते हैं, एक आगे चैन लेकर के चलेगा। जो जरीब को आगे चैन लेकर के चलेगा उसको लीडर या अग्रगामी कहते हैं। लीडर ऐसा शब्द आता है, तो इंग्लिश में ना लिखते हुए इसको हिंदी में ऐसा लीडर लिख लिया। तो जो आगे चैन को लेकर के चलता है आगे की ओर, उसको अग्रगामी कहते हैं। और जो पीछे की ओर, जो पीछे चैन को पकड़े हुए चलता है, उसको पश्चगामी कहते हैं। तो ये एरो या कील के बारे में अभी बताए थे, तीर के बारे में। इसको जो आगे चलेगा वो 10 तीर को लेकर के एक साथ चलेगा। तो सबसे पहले जहां से स्टार्ट करेंगे वहां एक जो है एरो को गाड़ देगा। फिर अगली चैन में गया, चैन के लास्ट छोर पर लेकर के, तो वहां दूसरा तीर गाड़ देगा। फिर तीसरा गाड़ेगा। ऐसे चैन को आगे बढ़ाते जाएंगे, तीर गड़ते जाएंगे,
और उस तीर को निकालने का काम कौन करेगा? पीछे वाला करेगा, जिसको पश्चगामी कहते हैं, पश्चगामी या फॉलोअर बोलते हैं, तो ये निकालेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ये फैक्ट बातें थी इसके अंतर्गत, गंटर जरीब के अंतर्गत। ठीक है, फिर है रेवेन्यू जरीब। तो रेवेन्यू जरीब जो है इसकी लंबाई 33 फीट होती है और इसमें 16 कड़ियां होती। कितनी कड़ी होती है? 16 कड़ी होती है। और अब जब 33 में 16 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.1 फीट आ जाएगा। ठीक है, या 66 सेंटीमीटर कहेंगे इसको। ये महाराष्ट्र में ज्यादा उपयोग होती है, महाराष्ट्र में कैडेस्टर सर्वेक्षण के लिए उपयोग होती है। फिर नेक्स्ट है मीटर जरीब। तो मीटर जरीब जो है ये 10, 20, 25, 30 ऐसी की होती है। तो 20 मीटर जरीब का उपयोग जो है वो ज्यादा किया जाता है। अब और इसमें जो है 2 डेसीमीटर पर जो है वो टैग लगे होते हैं। एक फिर इसका जो उपयोग, अब ये जिस प्रकार से हमने बताया कि 100 कड़ी होती, तो 10 वाली में 100 करेंगे तो 10 में 100 का भाग दे देंगे तो इतना हो जाएगा। 10 में 100 का भाग तो 0.10 हो जाएगा। तो 0.10 या उसको डेसीमीटर में अंकित करेंगे। 0.1 डेसीमीटर बोल सकते हैं। जो 20 वाली है 2 डेसीमीटर बोलेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? 25 लंबाई की है, 25 मीटर की, तो उसको कितना बोल देंगे? 2.5 डेसीमीटर। यानी भाग दे देंगे, 30 में 100 का जो भाग देंगे मान लो, तो कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा? 0.30 हो जाएगा। तो इसको डेसीमीटर बोल देंगे। ठीक है, फिर प्रत्येक 2 मीटर पर जो है वो एक टैग लगा रहता है। इसका जो उपयोग करते हैं वो किलोमीटर या हेक्टेयर में आपको डायरेक्ट नापना है जमीन, उसके लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जमीन नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता चल गया। अब हम इसके डायग्राम लेकर के आए। तो डायग्राम में आप देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चैन देख रहे हैं वो इंजीनियरिंग चैन है। ये इंजीनियरिंग चैन है। जैसे इंजीनियरिंग चैन में हमने बताया प्रत्येक फीट पर जो है ये मुड़ी हुई रहती है और रिंग रहती है, एक एक फीट की, एक एक फीट की, एक एक फीट की। प्रत्येक कड़ी है ये, प्रत्येक कड़ी की लंबाई 100 फीट होती है। तो ये यानी 1 फीट होती है और पूरी चैन की लंबाई 100 फीट होती है। यहाँ फिर से सुन ले, प्रत्येक कड़ी की लंबाई 1 फीट होती है, टोटल कड़ियां 100 होती है। और और कितनी कड़ियां होगी? 100 कड़ियां होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर हम आगे चलें, किसको? दूसरी है घंटर जरीब। तो ये घंटर जरीब आप देख रहे हो, ये घंटर जरीब ये मुड़ी हुई है। इसमें देखिए आप, ये हैंडल है। ये क्या है? ये हैंडल है घंटर जरीब का। और इसको आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि जैसे ये हैंडल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम चले 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक। तो इस साइड भी हैंडल हो जाएगा। ये यहाँ भी क्या हो जाएगा? एक हैंडल, हत्था हो जाएगा पकड़ने के लिए। ये बात समझ में आई? अब जब यहाँ से नापेंगे इसको, इस कड़ी की शुरुआत से यहाँ से नापेंगे, तो यहाँ तक जो ये बीच वाले भाग तक, यहाँ बीच में जैसे हमने बताया कि रिंग के द्वारा ये जुड़ी होती है। फिर से देखें इसको, ये एक रिंग, ये 2 रिंग उसके अंदर से, ये तीसरा रिंग इसके अंदर, यहाँ पर टेग होगा। ठीक है, तो यहाँ टेग लगा होता है। तो यदि अब यहाँ से इधर कितनी दूरी है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10। ठीक है, कितनी है? 10 कड़ी है। 10 कड़ी, प्रत्येक 10 कड़ी पर एक टेग। तो 100 कड़ी पर कितना टेग? 9 टेग। ठीक है, वो हम बताएं अभी। अब ये इसको पहचानेंगे कैसे? तो 10 कड़ी कहाँ तक आई, इसको ज्यादा नापने की जरूरत नहीं होती। तो प्रत्येक 10 पर एक कटाना, एक जो है नोक वाला, एक नोक वाला टेग लगा होगा। एक नोक का मतलब ये है कि जैसे ये टेग है, ये एक नोक हो गई, तो हम समझ जाएंगे ये जहां पर रहेगा वो 10 कड़ी हो गई। फिर अगले 20 पर चले तो इस प्रकार से ये 2 नोक वाला, ये देख रहे हैं आप। फिर 30 पर चले, तो 30 पर चले तो कितने? 3 नोक वाला। 30 पर चले, 10 पर चले तो 10 पर यदि आप चलोगे यानी नापोगे कुल मिला करके, 10 पे नापोगे तो कितना आएगा? एक टेग वाला, यानी एक
नोक वाला, ऐसी नोक बनी रहेगी। फिर 2 पर जाओगे तो ऐसी 2 नोक वाला। 3 पर जाओगे, 3 पर मतलब 30 पर, 10, 20, 30, 3 नोक वाला। जब 40 पर जाओगे तो ये 4 नोक वाला कटान, और 50 पे जाओगे तो ऐसा गोल लट्टू की तरह। और दोनों साइड से वैसे होता है, उधर से भी पीछे साइड से भी होगा, इसका कोई आगे पीछे नहीं होगा, चाहे जिधर से चाहे आप नाप सकते हैं। ये बात समझ में आई होगी। ये रिंग है, इसको मोड़ने में सुविधा होती है। ये ऐसा बताया है चौकोन, लेकिन ये ऐसे होते हैं, यानी उस टाइप से भी बनता है और ऐसा भी बनता है। बात समझ में आ गई। तो प्रत्येक 10 कड़ी पर एक टेग, कुल टेग की संख्या कितनी? 9। अब जैसे इधर से हम चलेंगे, किधर? पीछे साइड से मान लो चले, पीछा तो होता नहीं है लेकिन हम फिर भी बता दें। यदि हम इस साइड से चलेंगे, इस साइड से, तो इधर भी जो 10 है, अब जब इधर से नापते जा रहे हैं, मान लो इस साइड से ऐसे जा रहे हैं, तो ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। जब 60 में जाएंगे आप, कितने में जाएंगे? 60 में जाएंगे तो 40 की तरह होगा। जब आप 70 में जाएंगे तो 30 की तरह होगा। फिर 80 में जाएंगे तो 20 की तरह होगा। और जब 10 में जाएंगे तो 90 की तरह होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक कटान वाला 10 और 90 में, 2 कटान वाला 20 और 80 में, 3 कटान वाला 30 और 70 में, 4 कटान वाला 40 और 60 में, और ये एक ही होगा। ठीक है, 50 में जो है गोल हो रहेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक हमारी बातें समझ में आई होगी। ये चैन है, पूरी मुड़ मुड़ जाती है, 100 कड़ी होती है। हमने बता ही दिया है आपको, 66 फीट टोटल लंबाई होती है। और एक कड़ी की जो लंबाई है, जैसे ये गोल गोल बताया ना हमने, तो ये है। ठीक है, तो ये समझ में ही आया होगा आप लोगों को। तो ये हैंडल है, यहाँ से चलिए, जहां पर ये मुड़ेगी वो ये रिंग के द्वारा, तो वो एक कड़ी होगी, अगले में मुड़ेगी वो 2 कड़ी होगी, अगले में मुड़ेगी वो 3 कड़ी, इस टाइप से। बात समझ में आई होगी। और बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बिल्कुल, जो बच्चों आप लोगों की जो समस्या रहती है कि सर याद नहीं होता, लेकिन हम आपको याद करा करके दे रहे हैं। और इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद रहेगा, यही उम्मीद है। क्योंकि ध्यान से पढ़ना जरूरी है। पिछले भी लेक्चर में हम ये बात कर चुके हैं कि 10 वर्ग घंटर चयन बराबर 1 एकड़ होता है। और 1 एकड़ में जो है वो 4000 वर्ग मीटर होता है। 4000 ऐसा मानते हैं, लेकिन होता है 4047 वर्ग मीटर। 1 एकड़ बराबर 83,560 वर्ग फीट होता है, वर्ग फीट में। 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होती है, और 1 डिसमिल बराबर 437.6 वर्ग फीट होता है। और 1 एकड़ में जो है वो कितनी? 100 डिसमिल होती है, ये भी आप लोगों को मालूम है। 1 एकड़ में कितनी? 100 डिसमिल होती है। ठीक है। अब 1 एकड़ में 1 लाख कड़ी होती है। अब पूरी जो कड़ियों की संख्या होगी वो 1 लाख होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम 2 गुणित 5 नापेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 वर्ग घंटा चयन बराबर 1 एकड़। और 1 एकड़ बराबर ऐसा 3 बीघा मानते हैं। बीघा कोई ऑथेंटिक नाप नहीं है, लेकिन कई जगह में बीघा चलता है, तो बीघा भी मानते हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक नाप नहीं है। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, हमने कल ही बता दिया था पिछले वीडियो में, उसको जरूर देख लीजिएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 40 इंच होता है, या 3.33 फीट होता है। 1 फीट बराबर जो है वो 30 सेंटीमीटर होता है। ये नाप आप देख लीजिएगा। और 1 फीट बराबर 12 12 इंच होता है। 1 फीट बराबर कितना? 12 इंच होता है। और फिर चारे 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी 2.5। स्केल से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो आपका स्केल जो होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, उसमें इंच में आप देख लीजिए कितना हो रहा है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और जैसे फुट में नापेंगे तो 12 इंच बराबर 1 फीट। ठीक है। अब 1 किलोमीटर बराबर है 1,000 मीटर। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, या 640 एकड़ होता है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे कि 640 एकड़ होता है?
तो ये देखिए 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर कितना? 1.6 किलोमीटर। अब आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर। 1,000 का इसमें 1.6 में गुणा कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। 1600 मीटर बन जाएगा। जब 1600 मीटर बनेगा तो लंबाई और चौड़ाई बराबर है। 1600 इसको भी मान लेंगे 1600। तो 1600 मल्टीप्लाई 1600 गुणा कर देंगे 25 और कितना हो जाएगा? 60। 3 बार 0 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 25 लाख 60 हजार हो जाएगा। अब ये 25 लाख 60 हजार जो मीटर होगा, है ना, वो अब आपको मालूम है ये मीटर में होगा। अब इसको कन्वर्ट करना है, मान लो एकड़ में करना है, कितने एकड़ होता है, या कन्वर्ट करना है काय में, हेक्टेयर में करना है। तो हेक्टेयर में करना है तो इसमें बटे की हेक्टेयर का दे देंगे। कितने का? कितने का भाग दे देंगे इसमें? हेक्टेयर का। तो हेक्टेयर का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हेक्टेयर बन जाएगा आपका 10,000 का। कितने का बन जाएगा? 10,000 वर्ग मीटर बराबर एक हेक्टेयर होता है वर्ग मीटर में, तो इसमें उतने का और भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। जैसे ये 4,000 वर्ग मीटर बराबर 1 एकड़ होता है, तो यहाँ हमने 4,000 का भाग दे दिए। जब 4,000 का भाग देंगे, 4,000 का भाग दे देंगे तो 640 एकड़ आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन समझ में आया। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। और आप देखिए कि जैसे ये रेवेन्यू चैन है, तो रेवेन्यू चैन की जो लंबाई है, अभी हमने पढ़ा है रेवेन्यू चैन के बारे में। तो रेवेन्यू चैन की लंबाई जो है 33 फीट होती है। 16 कड़ियां होती है और 1 फीट की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसको भाग देंगे टोटल लंबाई में, तो 2.1 फीट होती है। तो ये आप देख रहे हैं कौन सी चैन? रेवेन्यू चैन। उसके बाद में फिर आगे देखिए मीटर चैन। मीटर चैन अधिकतर 20 मीटर वाली ज्यादा उपयोग की जाती है। तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब ये तो था जरीब के बारे में। नेक्स्ट देखें हम। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है फीता। नेक्स्ट क्या है? फीता या टेप है। तो फीता या जो टेप है, फीता या जो टेप है, ये जो टेप आप यूज करते हैं लंबाई नापने के लिए वही है, दूरी नापने के लिए यूज करते हैं वही है। इन्वर्टेड टेप, तो जो इन्वर्टेड टेप है वो जो मुड़ने वाली जो है गोल चक्री जो होती है, ये है इन्वर्टेड। और ये साधारण टेप है। ये जो आप देख रहे हैं ये साधारण टेप देख रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं ये इन्वर्टेड टेप कहलाती है। इसको लाने ले जाने में सुविधा होती है। तो इसके द्वारा भी हम लंबाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट देखें, एरो। एरो या तीर या कील या सूजा। तीर, कील या सूजा के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। जो कील है, सूजा है, एरो है, ये तीर, कील या सूजा या एरो ये लोहे का बना होता है। ठीक है, और कोई कुछ नहीं है, एक ठो राड ले लो 1 फीट लंबाई की, उसको ऊपर से मोड़ दो तो 1 फीट पूरी आना चाहिए। तो और नीचे का भाग नुकीला बना दो, एक घुंडी रहेगी ऊपर, तो वही क्या हो जाएगा? आपका सूजा हो जाएगा, नुकीला भाग। और जमीन में इसको गाड़ देते, गड़ लिखा है, गाड़ देंगे। गाड़ देंगे मतलब कि जो हमने बताया कि एक जरीब के साथ में 10 एरो लेते हैं, तो वो यही 10 एरो है। इसका हम डायग्राम बताया आपको। तो ये है सूजा या एरो। ठीक है, ये एक राड ले ली, नीचे नुकीला बना दिए और ऊपर इसको ऐसे घुमा दिए, लेकिन इसकी लंबाई 1 फीट होना चाहिए। फिर है रेंजिंग राड। रेंजिंग राड, इसका जो रेंजिंग राड है इसका डायग्राम देख लीजिए क्या। ये है रेंजिंग राड। रेंजिंग राड में क्या होता है? निचला भाग नुकीला, ऊपरा ऊपरी भाग पर जो है वो झंडा लगा रहता है, और 3 यानी जहां जहां ये 1 1 फीट पर कहना चाहिए, प्रत्येक फीट पर, प्रत्येक 1 फीट पर सफेद और काला। सफेद तो पोता ही रहेगा, कभी कभी काले के स्थान पर जो है वो लाल कलर का पोता हुआ रहता है। फिर रेंजिंग क्या चीज है? रेंजिंग जो है
यह सीधी लकड़ी या लोहे या बांस का एक टुकड़ा होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 10 फीट तक होती है। लंबाई कितनी होती है? 6 से 10 फीट होती है। ये याद रखना है आपको। 1 फीट के अंतर पर क्रमशः सफेद और लाल, सफेद या लाल, लाल सफेद या काला रंग, यानी 2 रंग पूता रहेगा। सफेद तो रहेगा ही रहेगा, सफेद रंग रहेगा, और इधर काला या लाल रंग रहेगा। यहाँ ध्यान रखना है, सफेद रंग रहेगा। यहाँ पर या मत करो, पहला तो आपका सफेद रंग रहेगा ही, फिर लाल या काला रहेगा। इसके ऊपरी भाग में 18 इंच का वर्गाकार झंडा लगा होता है, जो आपने देखे, जिसका उपयोग जो स्टेशनों को बताने के लिए या लाइन सीधी करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी बात। रेंजिंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यक्ष रेंजिंग और दूसरा अप्रत्यक्ष रेंजिंग। प्रत्यक्ष रेंजिंग में क्या होता है कि पहली बात तो रेंजिंग क्या है वो समझ जाओ। जब 2 बिंदुओं के बीच के माने गए स्थान या स्टेशन से होकर सीधी नापने की क्रिया की जाती है, यानी रेंज से लिया गया है। 2 लाइनों के बीच की दूरी ही रेंज कहलाती है या रेंजिंग कहलाती है। ठीक है, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी है ये, 2 बिंदु कोई भी मान लिया आपने, तो वही रेंजिंग है। ठीक है, और रेंजिंग 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष रेंजिंग और अप्रत्यक्ष रेंजिंग। प्रत्यक्ष रेंजिंग हम उसको कहेंगे जिसे एक स्थान से दूसरा स्थान जो है वो स्पष्ट दिखाई देगा, तो उसको प्रत्यक्ष रेंजिंग। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, उसको अप्रत्यक्ष रेंजिंग कहते हैं। तो ये हमने आपको बताया है यहाँ पर। और रेंजिंग करते समय जो है वो सर्वेक्षक जो है खंबे के कुछ पीछे खड़ा होना चाहिए। ये खंबा गड़ा रहेगा और एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन दिखाई देगा। उसके बाद में है लंब दंड, यानी ऑफसेट रॉड। इसकी लंबाई जो है वो 10 फीट होती है। रेंजिंग की लंबाई, रेंजिंग रॉड की लंबाई जो है वो 6 से 10 याद रखना। और ऑफसेट रॉड की लंबाई जो है वो कितनी? 10 फीट होती है। एक हुक या छल्ला लगा होता है, इसका उपयोग जो झाड़ियों में यदि रुकावट आ जाती है, चैन फंस जाती है, तो चैन को निकालने के लिए उपयोग करते हैं। ये भी रेंजिंग रॉड की तरह सफेद और काला रंग से पुता हुआ रहता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, सफेद और काला रंग से पुता होता है, ये है रेंजिंग। रेंजिंग रॉड की ही तरह है, लेकिन उसमें रेंजिंग रॉड में यहाँ झंडा लगा होगा, देख लीजिए ये झंडा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? झंडा नहीं होता, उसके स्थान पर ये हुक या ये कटान होता है, इसके द्वारा चैन को निकालने के लिए उपयोग करते हैं यदि कभी फंस गई तो। ठीक है, फिर खुटिया या पेग है। तो खुटिया पेग जो है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये लकड़ी की बनी होती है ऐसी नुकीली, और जो नापते हैं, जो स्टेशन का पता रखने के लिए कि यहाँ यहाँ से नापा गया, उसको ज्ञात करने के लिए, निशान लगाने के लिए उस पर गाड़ देते हैं। तो ये भी आप लोगों ने देखे होंगे, ये लकड़ी की ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है खूटियां। और इसका ये लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई जो है वो 6 इंच की लंबाई होती है। ये 6 इंच देख रहे हैं ना, 6 इंच मतलब आधा फीट, है ना। तो ये भी आप समझ गए कि इसका उपयोग जो है वो स्टेशन या पॉइंट का पता रखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसी पॉइंट पर इसको गाड़ देंगे, तो जो है वो कभी भी हम वहाँ की सीमा फिर निर्धारित कर सकते हैं। फिर है क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ का जो उपयोग होता है, चयन लाइन पर किसी बिंदु पर लंब डालने के लिए करते हैं। क्रॉस स्टाफ का उपयोग एक स्टैंड की धातु में 4 भुजाएं जो समकोण पर मुड़ी होती है, और एक इस स्टैंड की लंबाई 5 फीट होती है। तो ये लंब का मतलब यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री बनाने के लिए, 90 अंश बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं क्रॉस स्टाफ का। इसको भी हम आपको बता रहे हैं, डायग्राम ये है क्रॉस स्टाफ। इस क्रॉस स्टाफ में ये जो है वो 90 एंगल जो है ये भुजा मिलकर के बनाएगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि ये यहाँ से ये दोनों कटान, ये चारों पर जो है ये एक एक कटान रहता है, 4 भुजाएं क्रॉस नुमा रहती है, और ये 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसका भी उपयोग जो है, क्रॉस स्टाफ का भी जो उपयोग है ये किया जाता है। किसके लिए करते हैं हम? जो खासकर 90 अंश बनाने के लिए करते हैं। क्या बनाने के लिए करते हैं? 90 डिग्री बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई होगी।
कुछ सवाल हमने पहले बताए हैं कि उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी हम बताएंगे आपको। तो रेंजिंग समझ में आ गया, कील आ गया, लंब दंड आ गया, यानी ऑफसेट राड समझ में आ गई, रेंजिंग राड समझ में आ गई। दोनों लगभग वैसे ही बने होते हैं, है ना। खूटियां या पेक समझ में आ गई आपको। क्रॉस स्टाफ समझ में आ गया। क्रॉस स्टाफ के ही समान एक यंत्र का और हम उपयोग करते हैं जिसका नाम है चक्षुवर्ग या ऑप्टिकल स्क्वायर, जिसको बोलते हैं समकोणात्मक दर्पण। तो समकोणात्मक दर्पण क्या है वो पहले देख लें आप। तो क्या होगा, आपको डायग्राम देखने में या समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसका उपयोग भी क्रॉस स्टाफ के ही समान होता है 90 अंश बनाने के लिए या समकोण बनाने के लिए, लेकिन इसमें शुद्ध माप आती है। यह तिकोना संदूक होता है जिसकी दीवारें 45 अंश के कोण पर मुड़ी होती है। इन दीवारों पर दर्पण लगे। तो आपको कई बार क्वेश्चन आता है कि कितने अंश पर दर्पण लगे होते हैं क्रांति स्टाफ में, तो 45 अंश पर, जो जो ये देख रहे हैं आप। ठीक है। तो ये सॉरी ऑप्टिकल स्क्वायर पर जो है 45 अंश के कोण पर दर्पण लगे रहते हैं, ऐसा। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ऑप्टिकल स्क्वायर, इसका उपयोग आपको ध्यान रखना है। तिकोना संदूक की तरह आकार का यंत्र है। फिर है लट्ठा। लट्ठा भी कुछ भी नहीं है। लट्ठा जो है एक बांस का टुकड़ा है। क्या है लट्ठा? बांस का टुकड़ा है, 5 फीट की लंबाई का है, और इसका उपयोग जो है वो लंबात्मक दूरी मापने के लिए करते हैं। लंबात्मक दूरी यानी बस आजू बाजू में दूरी नापना है तो 5 फीट टुकड़े का उपयोग करते हैं। फिर है क्षेत्र पुस्तिका या फील्ड बुक। फील्ड बुक का ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ये। ठीक है। तो ये लंबाई में कैलेंडर की तरह खुलती है। बीच में आप ये देख रहे हैं, ये नीली रेखा ऐसी खींची होती है। लिखने का काम इसमें नीचे से ऊपर की ओर होता है। और जो इसका जो आकार है वो 25x15 या 20x12 सेंटीमीटर होता है। तो ज्यादा जो उपयोग करते हैं 20x12 सेंटीमीटर आकार की क्षेत्र पुस्तिका का उपयोग करते हैं। और इसके जो बीच में जो है, ये जो लाइन बता रहे हैं हम, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, कौन सी लाइन? ये क्षेत्र पुस्तिका के बीच में 2 लाइन आप देख रहे हो। तो ये लाइन जो है आ, बीच में ऐसे खींच दी जाती है, और यानी और नीचे से ऊपर की ओर जो है वो इसमें लिखने का कार्य किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। ये है लट्ठा। ये लकड़ी का डंडा है और इसका उपयोग लंबात्मक दूरी नापने के लिए करते हैं। फिर है डंपी लेवल। डंपी लेवल का उपयोग लेवल से ही है, समतलता देखने के लिए करते हैं, ढाल नापने के लिए करते हैं। और ये इसी के लिए उपयोगी है, जैसे नहर है, सड़क निर्माण है, ढाल है, कोई आप मकान बना रहे हो, कितना ढलान है, कोई नहर बना रहे हो, नाली बना रहे हो, सिंचाई नाली। तो ये एक दूरबीन आप लोगों ने देखे होंगे चलाते हुए लोगों को, जो कुछ आर्ट में सब्जेक्ट में, खासकर भूगोल में जो है, आपने रोड पर ये चलाते हुए कुछ लोगों को देखे होंगे, कोई बच्चे या कोई कॉलेज के स्टूडेंट को। वही है दूरबीन। दूरबीन या क्या नाम है उसका, डंपी लेवल। तो ये कई बार आता है कि ये दूरबीन क्या है, ये टीपाई स्टैंड पर लगा होता है, और इसके बाद भाग जो है, लेबल बार है, लेबल ट्यूब है, लेबल फूड है, लेबल साइड है। तो ये सब इसके भाग है। ठीक है। तो भाग भी आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर डंपी लेवल 2 प्रकार के होते हैं। 3 लेवलिंग स्क्रू वाले जो है, और दूसरा 4 लेवलिंग स्क्रू वाले का भी हम उपयोग करते हैं। 4 लेवलिंग स्क्रू वाले स्टाफ को सीधा था। तो इसमें ये बात समझना है कि जो लेवलिंग जो है, लेवलिंग स्टाफ जो है नीचे दिखाई देगा इसमें, जो 3 लेवलिंग वाले में। और 4 लेवलिंग वाले में जो है लेवलिंग स्टाफ स्टाफ जो है ऊपर और सीधा दिखाई देगा। यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। ठीक है। अब ये लेवलिंग स्टाफ क्या है? तो एक लकड़ी का बना पैमाना है। तो आपने देखे होंगे कि एक दूरबीन से देखते रहता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो एक पट्टी लेकर के, जिसमें स्केल जैसे एक पट्टी लेकर के, लंबी सी 5 से 6 फीट 7 फीट तक वो खुलती है और भी लंबाई की होती है। तो वही चीज है वो लेवलिंग स्टाफ। तो अभी हम आप लोगों को ये बता रहे हैं, ये लेवलिंग स्टाफ के बारे में।
ये आप देख रहे हो, ये वही दूरबीन है जिससे यहाँ से देखने का काम किया जाता है। ये ठीक है, ये है दूरबीन। और ये तीपाई स्टैंड है, इस तीपाई स्टैंड पर ये खड़ी है। और ये है लेवलिंग स्पॉट, देख रहे हैं ना। तो ये पैमाना है, ये क्या है, ये लकड़ी का बना पैमाना है। तो आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस बात का उपयोग जरूर करेंगे और इस वीडियो को अवश्य देखते रहिएगा। हमारे चैनल का नाम, हम यूट्यूब चैनल का नाम पूर्ण आप से जो है फिर से शेयर करें। क्या नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का, बताइए। डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन। तो डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन पर यदि सर्वे करेंगे, सर्च करेंगे कि भू सर्वेक्षण के बारे में या लैंड सर्वेइंग के बारे में, तो आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। भू सर्वेक्षण की परिभाषा, लाभ, उपयोग और इसके लिए जो आवश्यक यंत्रों के, भू सर्वेक्षण में उपयोगी यंत्रों के नाम के बारे में आपको मिल जाएगा। केवल भू सर्वेक्षण आप सर्वे करिएगा, हमारे चैनल पर जाकर के आप ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो अब इसको इस टाइप की जानकारी अवश्य मिलेगी। इसका पार्ट 2 हम कल बताएंगे। तो भू सर्वेक्षण पार्ट 2, इसमें केवल भू सर्वेक्षण है, तो ये पार्ट 1 है, इसमें यंत्रों के बारे में है। तो आप इसका लाभ अवश्य लेते रहेंगे। इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।